आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 6.2। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं प्रश्नावली 6.2 है। इस प्रश्नावली को आज आप सरल करना सीखेंगे, लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ खास बातें हैं जिनको आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप उनको नहीं जानेंगे तो इसको आप आसानी से सरल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो इससे रिलेटेड बातें हैं पहले उनको हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर इस प्रश्नावली को सरल किया जाएगा, कैसे सरल करना है और कैसे नहीं करना है। तो पहले उन बातों को जानने का प्रयास करते, वो बातें हैं क्या और उनको कैसे किया जाएगा। ठीक प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने वो बातें लिखा हुआ है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्या लिखा है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि। मैंने इस बात को प्रश्नावली 6.1 को पढ़ाते समय ही बताया था कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि। दो बहुभुज समरूप कब होंगे? बहुभुज मीन्स त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, इस प्रकार से जितने इसमें बहुभुज हों, मतलब कई बहुभुज हों, तीन हो या तीन से अधिक हों, उन्हें कहा जाता है बहुभुज। तो इसमें त्रिभुज ये भी आपका एक बहुभुज है। तो आज जो इस 6 प्रश्नावली में आप पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ त्रिभुज भी लिख सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि। ठीक, या दो बहुभुज समरूप होते, कोई भी बहुभुज समरूप होगा यदि देखिए उनके भुजाओं की संख्या समान हो, मतलब संख्या भुजाओं की संख्या। त्रिभुज की बात हो तो त्रिभुज ही दूसरा होना चाहिए जिससे तुलना किया जा रहा है। अगर वर्ग की बात हो रहा है तो दूसरा वर्ग ही होना चाहिए। आयत की बात हो रही है तो दूसरा आयत ही होनी चाहिए। ठीक, भुजाओं की संख्या समान हो, दूसरा कह रहा है संगत कोण बराबर हो, और तीसरी कह रहा है कि संगत भुजाएं समानुपाती हों। भुजाओं की संख्या बराबर होना अनिवार्य है। मतलब अगर पहले आकृति में 3 भुजा है तो दूसरे में 3 हो, पहले में 4 है तो दूसरे में 4 हो, तीसरे में 5 है तो उसके वाले में भी 5 हो, अगले वाले में भी 5 हो। अर्थात भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, संगत कोण बराबर होने चाहिए, और तीसरा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ देखेंगे, दो समान कोणिक। समान कोणिक मतलब समान कोण वाले, समान कोण वाले मतलब बराबर कोण वाले त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। दो समान कोणिक त्रिभुज। अब समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हों उन्हें समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। दो त्रिभुज हों, उनके संगत कोण बराबर हो। जैसे मैं आपके सामने देखिए त्रिभुज बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसे और ये किए। ठीक, ये कोण संगत कोण है, ये कोण संगत कोण है, ये कोण संगत कोण। यदि इनके मान बराबर हों तो इनकी जो भुजाएं होंगी सदैव समान होती है, अर्थात बराबर होती हैं। इनकी जो भुजाएं होंगी वो सदैव क्या होंगी? बराबर होंगी। यही कह रहा है इसका मतलब है, इस प्रमेय का मतलब यही है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता। जो अनुपात होगा वो सदैव समान रहेगा, भुजाएं नहीं, अनुपात। ठीक, अब यहाँ मैंने आपके सामने लिखा है प्रमेय 6.1। ये 6.1 प्रमेय है। इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक, इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, और यह प्रमेय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए। तो इस प्रमेय को आज मैं आपको सिद्ध करना बताऊंगा कि इस प्रमेय को सिद्ध किया कैसे जाएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि ये अक्सर प्रायः एग्जाम में आपसे पूछा जाता है थेल्स प्रमेय के बारे में। तो यदि आपको सिद्ध करना मालूम रहेगा तभी आप सिद्ध कर पाएंगे, और ये लगभग 4 अंकों में आपसे पूछा जाएगा, 4 नंबर का थेल्स प्रमेय। तो यदि आप इनको सरल कर ले जाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो मैं आज इस प्रमेय को आपको सिद्ध करना बताऊंगा। तो पहले इस प्रमेय को समझ लेते हैं, प्रमेय कह क्या रहा है। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय है, प्रमेय 6 ये प्रमेय 6.1 जो आपका है थेल्स प्रमेय है। और क्या कह रहा है, देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि कोई त्रिभुज हो उसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई एक त्रिभुज बनाइए और उसके किसी एक भुजा के समांतर रेखा जो खींचो वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु, मतलब अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, काटे। तो जो रेखा खींची जाएगी
अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में अर्थात उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। इस बात को आपको सिद्ध करना है और इसी को गणितज्ञ थेल्स जी ने बताया था, इसलिए इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। तो थेल्स प्रमेय इसको आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए, तो मैं आज आपको बताऊंगा इसको सिद्ध कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया। देखिए यहाँ पर ऐसे आप भी बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे कि आपको प्रमेय को सिद्ध करने में आसानी से इसको आप सिद्ध कर सके। तो मैंने एक त्रिभुज आपके सामने बनाया हुआ है, देखेंगे। यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए जो आपकी मर्जी का है, मैं लिख दे रहा हूँ ये बी सी। ठीक, एक त्रिभुज हो गया, बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रमेय क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज बन गया, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो एक भुजा किसी एक भुजा के समांतर, ध्यान दीजिएगा, ये भुजा बीसी के भुजा के समांतर एक भूरेखा खींचना, इस भुजा के समांतर एक रेखा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा खींचना कि इसके समांतर हो। ठीक, ये देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि समांतर है, एक रेखा खींच दीजिए। इसका नाम भी कुछ लिख दीजिए जो आपकी इच्छा का है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ डी और इसको लिख दे रहा हूँ ई, कोई समस्या नहीं है। ठीक, आपके बात समझ में आ गया होगा कि इसके समांतर मैंने क्या कर दिया, रेखा खींच दिया। ठीक, अब जब रेखा खींचा तो आप देख रहे हैं इस भुजा को यहाँ पर काट रहा है, इसको यहाँ पर काट रहा है, तो आगे लिखा है कि भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो खींच दिया गया। तो अन्य दो भुजाओं को, कह रहा अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में भी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगा, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो पहले कुछ लिख लेते हैं हल डालकर कि दिया है क्या करना है, ये सारी चीज़ें लिखना रहता है, तो पहले हल डाल दीजिए। यहाँ देखिए हल डालिए, ठीक है, हल डाल दीजिए और फिर लिख दीजिए दिया है, दिया है। ठीक, दिया है, अब क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, देखिएगा, बी सी समांतर डी, ये दिया है। त्रिभुज ए सी में बी सी समांतर सी डी, यही दिया है, और कुछ तो मालूम है नहीं। अब क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख दीजिए, सिद्ध करना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्थात ये डी बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी बी बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये ई बटे ई सी के। यही आपको बताना, ये आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। ठीक है, यही देखिए लिखिए, प्रमेय यही कह रहा है। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब इनका जो अनुपात होगा बराबर होगा, इसका अनुपात इन भुजाओं का अनुपात और इन भुजाओं के अनुपात का क्या होगा, बराबर होगा। तो अनुपात मतलब बटा होता है, भाग होता है, तो कर लिया गया। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे इसको। अब इसमें आपको करना पड़ेगा रचना, क्या करना पड़ेगा, रचना। तो यहाँ लिख दीजिए रचना, क्या कर दीजिए, रचना कर दीजिए। इसमें रचना, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उसमें रचना करनी पड़ती है, अपने तरफ से कुछ घटाना बढ़ाना पड़ता है, उसी को कहते हैं रचना। तो रचना कर दीजिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, रचना क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। रचना ये करना है कि इस, देखिएगा, इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से इस पे लंब डालना, इस पे, तो इस पे से लंब डाला जाए। और लंब आप जानते हैं अक्सर क्या होता है, सीधा होता है। लंब मतलब जो 90 अंश का कोण बना, ऐसे करना है, मतलब ये हो गया आपका लंब। ठीक, ये लंब हो गया। अब इसका नाम जो आपकी मर्जी का है लिख दीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ यम। ठीक, आप भी जो मर्जी का है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, जैसे आप डी से डाले हैं वैसे आप ई से भी डालिए, जैसे आप डी से डाले हैं वैसे आप ई से भी डाल दीजिए। तो ई से भी डालेंगे इस पे, तो देखिए सीधा बिल्कुल होना चाहिए, देखिए ये सीधा होना चाहिए, ऐसे लंब डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर लंब डाल दिया गया ई से, और यहाँ लिख दीजिए एन। ठीक, जहाँ ये काट रहा है ये हो गया लंब, ये भी, इसका मान भी 90 अंश है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इस रचना में लिखना पड़ेगा कि आपने क्या किया। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखेंगे
बिंदु, बिंदु कौन बिंदु, सॉरी बिंदु, बिंदु कौन से बिंदु, डी से, बिंदु डी से, बिंदु डी से भुजा, भुजा ये ई पर लंब, भुजा ये ई पर लंब, देखिएगा भुजा ये ई पर लंब आपने डाला है, भुजा ये ई पर लंब क्या डाला, देखिएगा डीएम, ठीक है। बिंदु डी से भुजा ये ई पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, पर लंब, लंब डीएम और, ठीक है, और देखिएगा बिंदु, बिंदु ई से भुजा, किस भुजा पे, ये डी पर लंब, ठीक है, लंब क्या डाला, एन ई या ई एन डाला, ठीक, ये हो गया, इतना लिख देना रचना में, ठीक, कोई दिक्कत। बिंदु डी, तो देखिए बिंदु डी ये है, ध्यान दीजिएगा, बिंदु डी से भुजा, तो भुजा ये है, इस पे डाला गया है लंब, ये पर लंब, डीएम तो ये बना डीएम, और बिंदु ई से इस भुजा पे लंब डाला गया जिसका नाम है एडी, एडी पर लंब डाला, एन डाला, ठीक है, इसको ऐसे लिख देना, ये रचना की, ठीक। अब बात समझिएगा, रचना हो गया, दिया हुआ है क्या वो भी मालूम हो गया, सिद्ध करना है ये भी मालूम हो गया, अब आता है उत्पत्ति, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक, उत्पत्ति इसका करना है, अब इसको सिद्ध करेंगे यहाँ से उत्पत्ति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उत्पत्ति में क्या करेंगे, बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे, उत्पत्ति में क्या करना है, तो देखेंगे फिगर को आप आसानी से, सॉरी फिगर को ध्यान से देखिए, अब देखेंगे इस दो ये रेखा है, रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पर आप देखेंगे तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो इस त्रिभुज पर, इस पे देखा जाए तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें एक और रचना करना है जो मैंने छोड़ दिया, इसको क्या करना है, देखिएगा, ये सी को ऐसे मिला, सॉरी डी को ऐसे मिला देना है सी से, ठीक है, और बी को मिला देना है ई से, ऐसे, तो इस रचना में थोड़ा और बढ़ा दीजिए, तो नहीं तो सिद्ध नहीं होगा, सॉरी मैं चाहूँगा इसके लिए, इतना किए तो इसको और बढ़ा दीजिए, मतलब सी डी और बी ई को मिलाया, ठीक, बस इतने कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतने रचना में बढ़ा देना है, अभी आपको सिद्ध करने में दिक्कत होता तो ये कर देना, बी को नहीं, देखो बी को ई में मिला दिया और सी को डी में मिला दिया, तो सी डी और बी को मिलाया, बस इतने कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब उत्पत्ति पर चलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्पत्ति को ध्यान से समझेंगे, प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से समझेगा तो इस देखिएगा, इस रेखाखंड पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज, एक आपका बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है आपका ये डी ई, ये डी ई, देखो एक त्रिभुज ये है, ये डी ई, इसी पर ये बन रहा है ना, और एक और बन रहा है, और ये और क्या बन रहा है, डी ई वी, क्या बन रहा है, डी ई वी या बी डी ई कहें, देखो डी वी ई या बी डी ई, देखो ये वाला त्रिभुज बनना, इनका क्षेत्रफल निकाला जाए, तो लिखा जाए पहले इस त्रिभुज का, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये डी ई इसका क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ये डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ये डी ई का क्षेत्रफल, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक, ये होता है, तो 1/2 आधार, देखिएगा आधार जिस पे देखो ये यही लंब है, इस पे डाला गया तो ये डी हो जाएगा, और गुणे ऊंचाई मतलब वही लंब, तो लंब कौन है, एन ई कहें या ई एन कहे, बात एक है, ई एन, ठीक, ये हो गया, समझ में आ रहा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो त्रिभुज देखिए इसमें यही है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला त्रिभुज है,
ये डी ई, और इसमें ये लंब है तो ये ऊंचाई हो जाएगा। आधार जिस पे लंब डाला जाएगा वही हमेशा आधार होगा, तो ये हो गया। इसको बनाइए समीकरण नंबर 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझिएगा। ये समीकरण 1 आपका बन गया। ठीक है, अब देखेंगे इसी रेखा पर, इसी रेखाखंड पर एक त्रिभुज और बन रहा है। इस त्रिभुज को देखा जाए ध्यान से, ये देखो, चाहे डी बी ई कहें या बी डी ई कहें या ई बी डी कहें, कोई भी कहे, देखो ये त्रिभुज, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः त्रिभुज, लिख दे रहे हैं बी डी ई, बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल। तो इसका भी वही होगा 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक, तो 1/2 आधार देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आधार क्या होगा, तो आधार मतलब जिस पे लंब हो। तो देखिए, आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले एक बात समझ लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसे है, ऐसे। ठीक है, अब ये कोण कौन सा कोण है, अधिक कोण। अब इस पे लंब डाला जाए, इससे अगर लंब डाला जाए इस भुजा से, तो लंब जो आएगा यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, बगल में आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा, सर बाहर निकल जाएगी। जब भी अधिक कोण पर लंब डाला जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो आधार तो यही होगा ना, आधार यही है, इसी तो ये डाला गया आगे बढ़ाकर, तो आधार यही होगा। तो सेम इस फिगर में आप देखेंगे, समझिएगा ध्यान से, इस फिगर में भी देखेंगे ये वाला आधार यही है, यही यहाँ पर लंब डाला गया। ये देखेंगे आप इस कोण को ध्यान से, तो ये अधिक कोण है, ये लंब है। ठीक है, तो आधार आपका हो जाएगा बी डी, और गुणे ऊंचाई वही होगा ई एन, क्योंकि लंब वही है ई एन। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, ये हो गया। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, इतना जब हो गया, ध्यान समझिएगा। अब उस रेखाखंड पर देखेंगे, तो उस रेखाखंड पर देखा जाए, ध्यान से समझेंगे, इस रेखाखंड पर, ये इधर वाले पर, इधर वाले रेखाखंड पर देखेंगे, तब भी दो त्रिभुज बन रहे हैं इधर वाले पर। कौन कौन त्रिभुज, वही ये डी ई, देखिएगा ये डी ई, और फिर इधर से देखेंगे तो बन जाएगा सी डी ई कहें या डी सी ई कहें या ई डी सी कहें, जो भी कहें आपकी इच्छा कहें। ठीक है, डी सी ई कहें या कुछ भी कहें, तो त्रिभुज वही बन रहा है। तो अब फिर से देखेंगे त्रिभुज ये डी ई में, त्रिभुज ये डी ई में। ठीक है, तो फिर देखा जाए त्रिभुज ए ई डी में, तो देखिएगा ये डी ई में, ये डी ई में। तो अब की बार देखिएगा इधर इस पे ये लंब डाला गया, तो आधार ये होगा ये ई, और लंब होगा डी एम। आधार ये ई और लंब डी एम। ठीक, तो यहाँ फिर देखा जाए, किया जाए, तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ये डी ई का क्षेत्रफल वही 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक, तो 1/2 आधार आपका है जिस पे लंब डाला जाए, तो ये ई है। ठीक, और गुणे ऊंचाई कितना है आपका, डीएम है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक, अब पुनः इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी देख लिया जाए, ध्यान से समझेंगे। इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज, ये ऐसे जो है, ऐसे ऐसे, इस त्रिभुज में देखेंगे ये वाला कोण जो है अधिक कोण है, और ये वाला, ये मतलब ये लंब होगा, डीएम लंब होगा और आधार होगा ईसी। डीएम लंब होगा, आधार होगा ईसी। यहाँ पर देखिएगा पुनः, यहाँ लिखिए पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज आपका, त्रिभुज है डी ई सी में, नहीं डी ई सी का क्षेत्रफल, सॉरी डी ई सी का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 1/2 आधार, तो आधार आपका है ई सी और गुणे लंब है आपका डीएम। ठीक है, लंब है आपका डीएम, ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक, ये बन गए आपके। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके ये बन गए। अब क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे और समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का भाग और समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे। ठीक, तो भाग दिया जाए, तो यहाँ लिखेंगे नीचे, बात समझिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण
एक में दो से और समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर ठीक, तो भाग दिया जाए। तो समीकरण देखिए एक क्या है, समीकरण यही है, एक त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक, और बट्टे हो जाएगा, भाग मतलब बट्टे, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक, और इनका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल 1/2 ए डी गुणे ई एन, और इसका क्षेत्रफल है 1/2 ए डी गुणे, नहीं सॉरी बी डी है, बी डी गुणे ई एन, ठीक, ये हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब और फिर इसका भी देख लीजिएगा, ये पुनः 3 में भी 4 का भाग दीजिएगा, ध्यान दीजिए 3, तो 3 है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, और इसका मान है ये ई गुणे डी एम, और बटे इसका मान है 1/2 ई सी गुणे डी एम, ठीक, ये हो गया, भाग दिया गया। यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इससे देखेंगे ई एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे देखिए 1/2 कैंसिल हो गया, डी एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिला ए डी बटे बी डी, इसको मान लिए समीकरण नंबर 5, 4 मान चुके थे, और यहाँ मिलेगा ये ई बटे ई सी, ये ई बटे ई सी, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 6, ठीक, ये चीज़ मिला आपको। यहाँ देखिएगा ए डी बटे बी डी बराबर ई बटे ई सी, तो ये मान लीजिए समीकरण नंबर 5 और 6, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, इस त्रिभुज को फिर से आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। यहाँ से देखिएगा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो बी डी ई है, त्रिभुज बी डी ई, ध्यान से समझिएगा, वी डी ई ये वाला त्रिभुज, बी डी ई ये वाला त्रिभुज, और डी सी ई ये वाला त्रिभुज, ये दोनों देखिए एक ये और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बना है, और दोनों का आधार सेम है। तो आपने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हों और उनके आधार एक ही हों, मतलब दोनों त्रिभुजों का आधार, तो देखो इस त्रिभुज का आधार डी बी ई का आधार देखा जाए, डी वी ई इसको देखा जाए तो ये इससे इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बना, इससे डी वी ई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी वी ई ये देखिएगा इसके बीच में बना है, और फिर देखिएगा ध्यान से समझिएगा डी सी ई ये भी इसके बीच में बना, अर्थात ये दोनों का आधार है, इस पे दोनों बने हैं। तो जब ऐसा कहीं बना हो, चाहे जितने त्रिभुज बने हैं, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बने बीच दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये कक्षा 9 में आपने प्रमेय पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हों और उनका आधार यदि एक ही है, तो वो दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। अच्छा, आधार के लिए अगर आप कंफ्यूजन है तो देखिए ये आधार मान लीजिए, देखिएगा ये आधार है डी, देखो डी वी ई ये आधार पड़ा तब भी ये बड़ा, और डी सी तब भी ये पड़ा, तो ये आधार एक ही है और दोनों समांतर हैं, तो एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इससे डी बी ई का क्षेत्रफल और डी सी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यही आपको यहाँ पर बात लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ समझेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि एक ही आधार और दो
समांतर रेखाओं के बीच बने कोण सदैव बराबर होते हैं। सदैव क्या होते हैं? बराबर। इसलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपका त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज VDE का क्षेत्रफल बने कोण सदैव, सॉरी यहाँ देखिए क्या गलत लिख दिया मैंने, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज यहाँ रहेगा, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ठीक। तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ये दोनों होगा बराबर, ठीक। ये दोनों क्या होगा? बराबर। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 7, ठीक है। इसको मान लिए समीकरण नंबर 7, ध्यान से समझिएगा। अभी समीकरण 7 बन गया, तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको समीकरण 6 और समीकरण 5 बनवाया था, देखिएगा समीकरण 6 और समीकरण 5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये समीकरण 5 है और ये 6 है। अब इन समीकरणों में देखेंगे तो BDE यहाँ भी है और DC यहाँ है, तो या तो BD के बराबर रखो या DC के बराबर रखो, किसी के बराबर किसी को रख दो। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 5 व 7 से, यहाँ देखिएगा समीकरण 5 व 7 से, तो समीकरण 5 व 7 से क्या देखेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज, देखो BDE बराबर ये DCE है, तो BD के स्थान पे हम लिख सकते हैं DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका AD बटे BD, और इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 8, ठीक। अब समीकरण 6 और 8 को देखिएगा, समीकरण 6 और 8 को, तो समीकरण 6 में AD बटा, ध्यान दीजिएगा, AD बटा DEC, और समीकरण 8 में भी AD बटा DC। तो समीकरण 6 और 8 से देखेंगे दोनों का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे पुनः समीकरण 6 और 8 से, 6 और 8 से, तो 6 और 8 से देखा जाए तो दोनों का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा भी क्या होगा? बराबर होगा, अर्थात हो जाएगा, देखिएगा ये E बराबर EC, ये E बटा EC, और बराबर हो जाएगा AD बटा BD, AD बटा क्या हो जाएगा? BD। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको यही सिद्ध करना था, बस अंतर यह है कि मैंने ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, AD बटा BD बराबर AE बटा EC, यही आपको सिद्ध करना था, और यही आपका आ गया, अतः आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया, लिख सकते हैं प्रूव्ड या इति सिद्धम, ठीक। यही आपको सिद्ध करके लाना था और यही सिद्ध भी हो गया है। तो ये थेल्स प्रमेय है, इसको आप आसानी से सरल कर सकते हैं और एग्जाम में 4 अंक आसानी से ला भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, काफ़ी वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए आज के वीडियो लेक्चर में भी इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली को सीखेंगे। तो वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।